हेलो। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आज का जो स्पेशल सेशन है, खासकर बैक्टीरियोफेज का जो टॉपिक है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके पहले मैंने जो है वायरस का जो कंप्लीट चैप्टर है, ये आज तीसरी और अंतिम क्लास है। ठीक है, तो आज यहाँ पे हम उन सभी कॉन्सेप्ट को, जो है वायरस का जो भी कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, आज पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो भी पॉइंट आज बताने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक एक पॉइंट को देखेंगे और बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर किस तरीके से इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये सारी चीज़ें आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज की अगर हम बात करें, कल मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरियोफेज का वास्तव में मतलब क्या होता है। जो बैक्टीरिया, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को क्या करते हैं, ईट करते हैं। क्या करते हैं? ईट करते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। सबसे पहले इनकी अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनमें आपको जो है जेनेटिक मटेरियल्स की अगर हम बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक मटेरियल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, वह जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है। और यहाँ पे इनकी शेप या इनके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इनकी जो पूरी बॉडी है प्रिज्म लाइक होती है। कैसी होती है? प्रिज्म लाइक इनका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर इनके हम टेल फाइबर की बात करें, किसकी? टेल फाइबर की अगर हम बात करें तो इनके टेल फाइबर में कुल टेल फाइबर की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अभी स्ट्रक्चर में एक एक चीज यहाँ पे हमको दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे इसको देख लीजिएगा। ठीक है, टेल फाइबर की जो लेंथ है, वो इनकी जो साइज है, ये ध्यान रखिएगा। इनकी संख्या कितनी है? दो चीजें हैं। ठीक है, अच्छा, जेनेटिक मटेरियल को कवर करता है। जेनेटिक मटेरियल कवर्ड होता है कैप्सिड के द्वारा। किसके द्वारा कवर्ड होता है? कैप्सिड के द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आइए स्ट्रक्चर के पास चलते हैं और इनके स्ट्रक्चर की सबसे जो ऊपरी स्ट्रक्चर है, ये आप देख रहे होंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो आउटर कवरिंग है, ये जो कवरिंग है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इनका हेड वाला पोर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेड वाला पोर्शन। और ये हेड वाला पोर्शन इनका किससे घिरा होता है? कैप्सिड से बना हुआ एक कवर होता है, जिससे ये पूरी तरीके से कवर्ड होता है। और इसी के अंदर जब आप आते हैं तो इसी के अंदर आपको जो है न्यूक्लिक एसिड दिखाई देता है। और यह न्यूक्लिक एसिड डीएनए के फॉर्मेट में देखने को मिलता है। जैसे इसके थोड़ा सा और नीचे की तरफ आते हैं, इसके जैसे ही नीचे की तरफ आएंगे तो आपको कॉलर रीजन देखने को मिलता है। क्या देखना है? कॉलर। आप भी जानते हैं कि हेड के नीचे जो एरिया मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉलर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलर कहते हैं। तो जैसे हेड के नीचे आएंगे आपको कॉलर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कॉलर। और थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे, ये स्ट्रक्चर आप देखेंगे, ये यहाँ से लेके इस स्ट्रक्चर के यहाँ तक, मतलब आप ये कह सकते हैं कि कॉलर के ठीक नीचे वाला जो पोर्शन है, कॉलर के ठीक नीचे वाला जो पोर्शन है, इसे शीथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीथ कहा जाता है, याद रखिएगा। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप इसी पॉइंट पे, यहाँ पे एकदम नीचे वाले पॉइंट पे आपको बेस प्लेट दिखाई देता है। क्या दिखाई देखने को मिलता है? बेस प्लेट देखने को मिलता है। और थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो आपको स्पाइक्स देखने को मिलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसे क्या कहते हैं? टेल फाइबर। और इसी के ये जो इनका जो ये पोर्शन, जो नुकीला वाला पोर्शन है, इसे स्पाइक कहते हैं। और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को टेल फाइबर कहा जाता है। क्या कहते हैं? टेल फाइबर। तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ से कुछ तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। आइए और चीज़ें देखते हैं। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पे जो डीएनए पाया जाता है डबल स्टैंडर्ड होता है, ये एक पॉइंट ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो डीएनए मिलता है डबल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर इनके आउटर सबसे ऊपरी वाले हिस्से की जो लेंथ है, इस लेंथ की जो लंबाई है 650 एंगस्ट्राम होती है। एक स्ट्रक्चर आप रफली बना लीजिएगा और इस स्ट्रक्चर में इन सभी पॉइंट कर को नोट कर रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये। और दूसरा, अगर इनके लेंथ की बात करें, इनकी लेंथ जो है कुल 950 एंगस्ट्राम होती है। क्या होती है? 950 एंगस्ट्राम होती है। और थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे, सीथ वाले रीजन पे आएंगे, और सीथ से लेके टेल के पहले की पोजीशन जो है, इसे हम टेल फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं? टेल फाइबर वाला रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेल फाइबर वाला रीजन कहते हैं। और इनकी जो लेंथ है कुल 200 एंगस्ट्राम होता है। कितना होता है? 200 एंगस्ट्राम देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जैसे ही और थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे टेल फाइबर देखने को मिलता है। ये जो आप टेल देख रहे हैं, ये जो टेल वाला रीजन है, ये जो टेल फाइबर है, अगर इनकी लंबाई की बात करें तो इनकी लंबाई कुल जो है 1500 एंगस्ट्राम होती है। कितनी होती है? 1500 एंगस्ट्राम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो मेन पॉइंट है आपको रटा होना चाहिए, खासकर इनकी लेंथ के लिए बात करें तो 650 एंगस्ट्राम ये। और इनकी चौड़ाई की बात करें तो 650 एंगस्ट्राम। और जैसे लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई जो है 950 एंगस्ट्राम होगी। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो टेल फाइबर आपको देखने को मिलता है, जिसका जो है 200 एंगस्ट्राम इनकी हाइट होती है। ठीक है, और नीचे की तरफ आएंगे तो टेल फाइबर से पूछा जाता है, इनकी टेल फाइबर की कुल संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कितनी होती है? 6। और 6 होने के साथ साथ इनकी अगर लेंथ की बात करें तो इनकी लेंथ कुल 1500 एंगस्ट्राम का होता है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर थी बैक्टीरियोफेज की, वो सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं। ठीक है, और क्या करता है जो टेल फाइबर है, टेल फाइबर के यहाँ पे एक प्रोसेस और ध्यान रखिएगा, ये कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे एडजॉर्प्शंस होगा। क्या होगा? एडसॉर्प्शंस। सबसे पहले ये क्या करेगा? किसी भी बॉडी से टेल फाइबर के द्वारा ये जुड़ जाता है, और उसके बाद ये क्या करते हैं? पेनिट्रेट करते हैं। क्या करते हैं? उसमें अपने आप का इनका जो टेल फाइबर है ये एंट्री कराते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? तो दूसरा प्रोसेस क्या हो जाएगा? पेनिट्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेनिट्रेशन दूसरा प्रोसेस हो जाएगा। और इसके बाद एक और प्रोसेस आती है, तीसरी प्रोसेस में क्या होती है? कंट्रोल ऑफ कंट्रोल ऑफ कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी मेटाबॉलिक एक्टिविटी एक्टिविटी मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन बैक्टीरियल सेल इन बैक्टीरियल सेल इन बैक्टीरियल सेल and formation of न्यू फेजेस नए फेजेस की फॉर्मेशन करता है। उसको भी आज हम आपको बताएंगे एक स्ट्रक्चर्स के माध्यम से। और इसमें जो नए फेजेस हैं, मान के चलिएगा कि 100 से लगभग 300 नई फेजेस का ये फॉर्मेशन करते हैं। और अगर ये इनका जो है टाइम पीरियड क्या होता है, लगभग मान के चलिएगा 15 से 20 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है? 15 से 20 मिनट का समय यहाँ पे लगता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट है कि पेनिट्रेशन आखिर करेगा कैसे, क्योंकि यहाँ पे एक एंजाइम पाई जाती है लाइसोसोम। कौन सी? लाइसोसोम नामक एंजाइम पाई जाती है। लाइसोसोम एक एंजाइम है
जो क्या करता है इन दूसरी बॉडीज में क्या करती है, पेनिट्रेट करती हैं। क्या करती हैं, पेनिट्रेट करती हैं। और यही लाइम क्या करता है, किसी भी बॉडी की जो आउटर स्ट्रक्चर है उसे पूरी तरीके से क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है, समाप्त करती है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ऐसा कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। जो बता रहे हैं सब कुछ अपनी बॉडी अपने नोट्स में सब कुछ अपना इंक्लूड करते चलिएगा। ठीक है, ये तीसरी प्रोसेस है। और इसके बाद एक अगली प्रोसेस है, आखिर ये मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं, ध्यान रखिएगा। आखिर ये मल्टीप्लिकेशन करने का जो इनका जो इस तरीका है वो कैसे होता है। तो तीन स्टेज, तीन के बाद आता है चौथा स्टेज। चौथे स्टेज में क्या होता है, लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल। क्या होता है, लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल कैसे लाइसिस कर जाती हैं, कैसे ब्रेक करती हैं, आइए एक छोटा सा प्यारा सा स्ट्रक्चर देखेंगे। और इस स्ट्रक्चर में वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो अभी हमने प्रोसेस देखा है, या ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन की जो प्रोसेस है यहाँ पे कैसे कंप्लीट होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या करता है, कोई भी वायरस क्या करता है, किसी भी बॉडी में जब एंट्री मारता है, कैसे मारेगा एंट्री, टेल फाइबर के द्वारा एंट्री करता है। ठीक है, टेल फाइबर के द्वारा। तो पहली व्यवस्था ये थी कि पहले ये क्या करेगा, ये जो वायरस है, ये जो बैक्टीरियोफेज सबसे पहले किसी होस्ट पे जब एंट्री करेगा, तो ये दूसरी प्रोसेस क्या करती है कि सबसे पहले ये अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, इनकी जो जेनेटिक मटेरियल है उस जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, छोड़ता है। क्यों, छोड़ने से पहले ये पेनिट्रेट करता है। और पेनिट्रेशन के टाइम ये क्या करता है, यहाँ पे एक एंजाइम होती है, उस एंजाइम का नाम है, लाइसोसोम। लाइसो लाइसोसोम लाइसोसोम पाया जाता है। और यह लाइसोसोम क्या करता है, यहाँ पे इसको पहले क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा। और ये अपने जेनेटिक मटेरियल को, और ये क्या करेगा, अपने जेनेटिक मटेरियल को धीरे धीरे क्या करता है, इस बॉडी में ला करके क्या कर देगा, इंसर्ट कर देता है, छोड़ देता है। फिर क्या स्टेज बनती है, ध्यान रखिएगा। फिर अगली जो स्टेज होगी, अब धीरे धीरे क्या करेंगे, जितने भी जेनेटिक मटेरियल्स हैं यहाँ पे इनकी अपनी संख्या को क्या करेगा, धीरे धीरे मल्टीप्लाई करेगा, अपनी संख्या को बढ़ाएगा, मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को कराएगा। तो यहाँ पे जी इस स्टेज को क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन ऑफ फेज डीएनए। रेप्लिकेशन ऑफ फेज डीएनए। डीएनए क्या करता है, अपनी संख्या को रिप्लिकेट करता है, बढ़ाता है। और जैसे ये बढ़ाएगा, फिर ये क्या करता है, ध्यान रखिएगा, फिर ये क्या करता है, जो होस्ट सेल्स होते हैं उनके साथ ये क्या करता है, जुड़ जाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के साथ जुड़ जाता है। और उनके राइबोसोम को ये अपने पास में लेता है। क्या करता है, उनको राइबोसोम को अपने पास ले लेता है। और उस राइबोसोम से, ध्यान रखिएगा, राइबोसोम का मेन वर्क क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ये आपको पता है कि राइबोसोम के बिना कोई भी सेल प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता। राइबोसोम का मेन वर्क क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस कराना। क्या करना है, प्रोटीन सिंथेसिस कराना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जब ये प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, तो प्रोटीन की सिंथेसिस से क्या होगा, यहाँ पे ढेर सारे जो जेनेटिक मटेरियल्स आपको यहाँ पे देखने को मिले थे, और ये सारे जेनेटिक मटेरियल क्या करेंगे, अपने चारों तरफ एक कैप्सिड की परत बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एक कैप्सिड की अपनी बॉडी के ऊपर क्या बना लेंगे, एक परत बना लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक कंप्लीट फिर से वायरस बन जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे जो स्टेज थी, फिर यहाँ पे स्टेजेस की संख्या इनकी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि डीएनए तो जेनेटिक मटेरियल पहले से है ही, लेकिन होस्ट सेल के साथ क्या करता है, अपने राइबोसोम का प्रोटीन सिंथेसिस करके ये क्या करता है, पूरी बॉडी को फिर से जो है जनरेट कर देता है, खासकर बैक्टीरियोफेज की। अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करता है, ध्यान रखिएगा। अब इस स्टेज को क्या कहते हैं,
इस स्टेज को क्या कहते हैं? सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस ऑफ फेज डीएनए। डीएनए की क्या करता है? सिंथेसिस करा लेता है और क्या करता है? यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन भी कर लेता है। ठीक है, इसके बाद थोड़ी सी और आगे की तरफ पोजीशन बनेगी। अब ये क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब ये क्या करेंगे, जब यहाँ से जेनेटिक मटेरियल सब कुछ तैयार हो गया है, अब ये क्या करेंगे, जो यहाँ पे बैक्टीरियोफेज अंदर की तरफ प्रेजेंट हैं, जो अंदर की तरफ बैक्टीरियोफेज प्रेजेंट हैं, ये तो उपस्थित ही रहेगा, ये उपस्थित ही रहेगा। लेकिन अगली स्टेज में क्या होगा, ये शरीर से बाहर निकल जाते हैं। क्या करते हैं? शरीर से ये इनकी बाहर निकल जाते हैं। मतलब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे जो डीएनए देखने को मिला है, यहाँ पे जो बैक्टीरियल सेल देखने को मिला है, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, अब धीरे धीरे बाहर की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि इसे लाइसिस करता है। क्या करता है? लाइसिस। लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन करना। क्या होता है? ब्रेक डाउन करना। ये बाहरी परत को क्या करता है? तोड़ता है, और तोड़ने के बाद यह अपनी चीज को बाहर ले आता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिलीज। रिलीज ऑफ रिलीज ऑफ रिलीज ऑफ प्रोफेज। रिलीज ऑफ प्रोफेज को क्या करता है? इस अवस्था को रिलीज करता है, और रिलीज करने के बाद क्या करता है? एक इसी तरीके का फिर से बैक्टीरियोफेज बाहर की तरफ आ जाता है। कहने का मतलब ये किस तरीके से अपनी संख्या को बढ़ाता है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और यहाँ पे आपको कोई अगर कन्फ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करना है, कोई भी पॉइंट आपका छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे और नोट कर लीजिएगा, एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा। वो पॉइंट है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इम्पॉर्टेंट ये है कि इम्पॉर्टेंट है, ये किस तरीके से है आइए देख लेते हैं। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि बैक्टीरियोफेज में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको बुक में भी जल्दी नहीं मिलेगा। ठीक है, बैक्टीरियोफेज की अगर हम बात करें तो बैक्टीरियोफेज में सिर्फ और सिर्फ ओनली डीएनए देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? सिर्फ और सिर्फ डीएनए देखने को मिलता है। लेकिन जब हम बैक्टीरियोफेज के साथ साथ जब हम टीएमवी में आते हैं, टीएमवी क्या होता है? यह एक कंप्लीट वायरस होता है। क्या होता है? यह एक कंप्लीट वायरस होता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, कंप्लीट वायरस होता है। ठीक है, मतलब जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल और प्लस कैप्सिड, ये दोनों चीज़ें आपको कहाँ देखने को मिलती है? आपके टीएमवी में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? टीएमवी में देखने को मिलता है। तो इस पॉइंट को नोट कर लेना है। ठीक है, अब आइए चलते हैं एक नए वायरस के बारे में देखते हैं, टीएमवी वायरस। क्या नाम है इनका? टीएमवी वायरस, या इसका कंप्लीट नाम क्या है? टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस की अगर हम बात करें, सबसे पहले इसकी जो डिस्कवरी की गई थी, यही क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्कवर्ड कौन किया था? डिस्कवर्ड डिस्कवर्ड बाय इवानोवस्की। इवानो ई इवानो इवानोवस्की के ने सबसे पहले इसी के बारे में बताया था, और ये इन्होंने डिस्कवरी की कब की थी? 1892 में। कब किया था? 1892 में किया था। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, इसको क्रिस्टलाइजेशन किसने किया था? क्रिस्टलाइजेशन इसे W.M. स्टैनले ने किया था। कौन किया था? W.M.
स्टैनले ने किया था। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है, ठीक है। और इनकी अगर हम साइज की बात करें तो इनकी जो साइज है किस तरीके से होती है, इनकी जो साइज है 300 एंगस्ट्रॉम सॉरी 3000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 170 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। अच्छा, इनके केमिकल नेचर की बात करें तो इनके केमिकल नेचर की बात कर लेते हैं। इनकी केमिकल नेचर के बारे में एक साइंटिस्ट थे बाउडेन और पियरे। बाउडेन और पियरे ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर इनके जेनेटिक मटेरियल्स की बात करें, इनके जेनेटिक मटेरियल्स की बात कर लेते हैं। इनकी जो जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ पे दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जेनेटिक मटेरियल में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, एक तो आपका डीएनए देखने को मिलेगा, डीएनए देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ इनकी जो कवरिंग होती है कैप्सिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैप्सिड के, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा डीएनए नहीं, यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, यहाँ पे डीएनए नहीं मिलता है। डीएनए सिर्फ और सिर्फ आपके वहाँ पे देखने को मिलता है, खासकर बैक्टीरियोफेज में, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं और अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट थोड़ा से अगर इनकी सिमेट्री की बात कर लें, इनकी जो सिमेट्री है वो कैसी होती है। इनकी जो सिमेट्री है हेलिकल नेचर का होता है। कैसा होता है? हेलिकल होता है, हेलिकल होता है, ठीक है। इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? इनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। और क्या होता है इसमें? इनका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से देखने को मिलता है। और ये जो एरिया जो कवर करता है इसे हम क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। और इनकी जो लेंथ होती है यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ देखने को मिलती है, इस लेंथ का जो चौड़ाई है 170 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 170 एंगस्ट्रॉम होती है। और इनकी अगर लेंथ की बात करें तो इनकी जो लेंथ है 300 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 300 एंगस्ट्रॉम इनकी लेंथ देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पहली चीज़ मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। यह जो है सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होगा। और इसके साथ साथ इनको जो कवर करता है उसे हम क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो स्पेशल है। इसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं। इनका जो प्रोटीन है, कैप्सिड किसका बना होता है? कैप्सिड, कैप्सिड जो है कैप्सिड से जो है प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का। अब इस प्रोटीन की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो कैप्सिड है, और इस कैप्सिड के यूनिट को क्या कहते हैं? इस कैप्सिड के यूनिट को कैप्सोमियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैप्सोमियर कहते हैं। अब यह कैप्सोमियर, ध्यान रखिएगा, इस कैप्सोमियर की जो संख्या है 2130, मतलब 2130 कैप्सोमियर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और एक कैप्सोमियर बनाने में
कैप्सोमियर कैप्सोमियर बनाने में कुल 158 अमीनो एसिड का यूज होता है। 158 अमीनो एसिड का यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी पॉइंट ने नोट कर लीजिएगा, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे क्या होता है, क्या रोल है? न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें तो कुल यहाँ पे जो है 6500, मतलब 6500 न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, आरएनए यहाँ पे कैसा होता है? आरएनए यहाँ पे कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होगा। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा रहा है, पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है। अच्छा, इनकी जो मॉलिक्यूलर वेट है 2.4, इनकी जो है मॉलिक्यूलर वेट है, इनकी जो मॉलिक्यूलर वेट है कितनी है? 2.4 है। अच्छा, दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिएगा, 1 पॉइंट। अगला पॉइंट नोट करिएगा, 130 हेलिक्स में 130 हेलिक्स में प्रेजेंट कैप्सोमियर कैप्सोमियर प्रेजेंट इन टीएमवी टीएमवी में प्रेजेंट होता है। ठीक है। कितने होते हैं? अगर एक हेलिक्स की बात कर लेते हैं, वन हेलिक्स की अगर हम बात करें तो वन हेलिक्स में कंटेन करता है क्या? 16.5 कैप्सोमियर। एक हेलिक्स में अगर इनकी संख्या की बात करें तो कुल 16.5 देखने को मिलता है। अगर अब इनकी रेशियो निकाल लेते हैं, अगर इनकी रेशियो की अगर हम बात करें तो इनका जो रेशियो है, इनकी रेशियो की अगर हम बात करें तो रेशियो किसका किसका होगा? दो ही चीज़ मिलते हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की अगर रेशियो की बात करें तो यहाँ पे प्रोटीन की जो मात्रा है 94.5 रेशियो 5.6 न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के अगर रेशियो निकालें तो आपको ये रेशियो देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट था और इसके लिए आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। इसके बाद कुछ टर्म्स की अगर हम बात करें तो कुछ टर्म जो है देख लेते हैं, कौन कौन से टर्म हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। आप एक चीज़ जानते हैं कि एक शब्द आता है माइकोफेजेस। क्या आता है? माइकोफेजेस की अगर हम बात करें, माइकोफेजेस की स्पेशल अवस्था ये है कि माइको का मतलब क्या होता है? माइको का मतलब होता है माइको का मतलब क्या होता है? एगेरिकस मतलब एल्गी। ठीक है। इसके बारे में सबसे पहले जो डिस्कवर्ड किया था एक साइंटिस्ट थे, डिस्कवर्ड बाय सिंडेन। सिंडेन ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था और यह जो डिस्कवरी थी 1957 में किया गया था। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि माइक्रोफेज की डिस्कवरी कौन की थी? सिंडेन ने की थी। और कब किया था? 1957 में किया था, याद रखिएगा। अच्छा, किस प्लांट पर किया था? ऑन एगेरिकस बिस्पोरस। क्या नाम था इसका? एगेरिकस एगेरिकस ये गलत हो गया, एगेरिकस बिस्पोरस
बीसपोरस इसका नाम था, इसी पर इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था। अब जेनेटिक मटेरियल की बात कर लेते हैं। जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड आरएनए देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए देखने को मिलता है। और इनकी अगर हम शेप की बात करें तो यहाँ पे इनकी अगर हम शेप की बात करें तो इनका जो शेप है कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल नेचर का होता है। स्फेरिकल होगा, या यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है, पॉलीगोनल शेप में। किस शेप में? पॉलीगोनल शेप में ये आपको देखने को मिलता है। तो जितने पॉइंट थे खासकर माइक्रोफेजेस से यही 4 पॉइंट याद रखना है, इसके अलावा आपको ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट चलते हैं। अगले पॉइंट पे सबसे पहला पॉइंट है, एक शब्द बहुत पूछा जाता है, वायरॉइड्स किससे कहते हैं? कि क्या? वायरॉइड्स। वायरॉइड्स। वायरॉइड्स क्या होते हैं? आइए देख लेते हैं। वायरॉइड्स की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली ओनली यहाँ पे आरएनए देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? आरएनए, राइबोस न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलती है। और इसकी अगर डिस्कवरी की बात करें, इसकी खोज की बात करें तो डिस्कवर्ड बाय इसकी खोज कौन किया था? इसकी जो खोज किया गया था टी.ओ. डायनर के द्वारा। टी.ओ. डायनर। टी.ओ. डायनर ने 1971 में सबसे पहले इसके बारे में बताया था। और इससे जो डिसीज़ होती हैं वो कौन सी डिसीज़ हैं, यही पूछा जाता है। डिसीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। डिसीज़ कौन कौन सी हैं यह देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने डिस्कवर किया था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़ के बारे में बताया, या इसी को शॉर्टकट में PSTV भी कहते हैं। PSTV भी कहते हैं, ये भी ऑप्शन में देखा जा सकता है। और दूसरा क्या था? क्राइसेंथेमम स्टम्प्ड। क्राइसेंथेमम स्टंट में भी इन्होंने डिस्कवर्ड किया था वायरॉइड्स के बारे में। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और देखिएगा, सिट्रस एक्सोकॉर्टिस। सिट्रस एक्सोकॉर्टिस ये भी नोट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट हम आपको नोट करके लिख दे रहे हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है, इसमें देख लीजिएगा। इस बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे अगर वायरॉइड की सबसे स्पेशल कैरेक्टर ये है कि यहाँ पे तो आरएनए है। आरएनए तो एज ए जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि इनकी जो मॉलिक्यूलर वेट है बहुत ही लो होता है। लो, यही क्वेश्चन पूछा गया है। इनकी जो मॉलिक्यूलर वेट है कितनी होती है? हाई, लो। तो आपको ध्यान रखने का, ये लो फॉर्मेट में देखने को मिलेगी। ठीक है, लो मॉलिक्यूलर वेट इनकी होती है। आरएनए का जो मॉलिक्यूलर वेट है बहुत ही लो होता है। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आरएनए की जब भी बात आपसे पूछी जाए तो आरएनए सिर्फ और सिर्फ ओनली आरएनए मिलता है। यहाँ पे कोई प्रोटीन नहीं देखने को मिलता है, और इसी वजह से ये सबको अलग करके रखता है। ठीक है, अगला पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। एक स्पेशल टर्म है, ये तो वायरॉइड्स था। वायरॉइड्स के बाद आता है एक वेरियन आता है। क्या आता है? वेरियन। वेरियन
वेरियन की बात कर लेते हैं। अब वेरियन की सबसे खास बात है कि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ प्रोटीन भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? प्रोटीन देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि जेनेटिक मटेरियल और साथ साथ इसके कैप्सिड देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कैप्सिड। अब इन दोनों में ध्यान रखिएगा, इन दोनों की अगर हम बात करें तो ये इसे कंप्लीट वायरस कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे कंप्लीट वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कंप्लीट वायरस कहते हैं। यह एक क्या है? यह एक कंप्लीट वायरस है। कहाँ है? यह एक कंप्लीट वायरस है। यह एक कंप्लीट वायरस है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और पूछा ये जाता है, कंफ्यूजन किस बात को लेकर होती है कि वायरॉइड्स और विरियन में, वायरॉइड्स में क्या होता है? ध्यान रखिएगा, वायरॉइड्स में क्या होता है? वायरॉइड्स में सिर्फ और सिर्फ आरएनए पाया जाता है, वो भी लो मॉलिक्यूलर वेट में। लेकिन जैसे वायरियन की बात करें, ध्यान रखिएगा, वायरियन की बात करें तो वायरियन में जेनेटिक मटेरियल और प्लस कैप्सिड दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक। चलिए, इसके बाद एक और नया टर्म आता है प्रियॉन्स। प्रियॉन, प्रियॉन से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रियॉन को स्लो वायरस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे एक और नाम से जानते हैं, इसे स्लो वायरस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लो वायरस भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, स्लो वायरस भी कहते हैं। अच्छा, इनकी डिस्कवरी कौन किया था? डिस्कवर्ड बाय ये ऐसे टॉपिक चल रहे हैं, मान के चलिएगा कि ये आपकी परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, डिस्कवर्ड किया गया था। प्रियॉन को खोज जो है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, स्टैनले बी प्रूजनर 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 और इन्होंने 1997 में इसके बारे में बताया था। ठीक है, और कभी भूल जाए तो यहाँ भी पी है और यहाँ भी पी है, दोनों चीज़ें क्या करती हैं? पी है, तो मान लीजिए कभी भूल जाए तो पी से प्रियन और पी से प्रिजनर 1997 में डिस्कवर किया था प्रियन के बारे में। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टर इनको अलग करती है कि यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वनली प्रोटीन पाया जाता है, नो जेनेटिक मटेरियल। अभी तक मैंने क्या देखा था? वायरॉइड्स में मैंने ये देखा कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आरएनए मिल रहा था, लेकिन बीच में मैंने ये देखा वेरियन में कि वहाँ पे वेरियन में मैंने क्या देखा? वहाँ पे वायरस के संपूर्ण कैरेक्टर थे, जेनेटिक मटेरियल भी होगा और प्लस कैप्सिड भी होगा, दोनों कैरेक्टर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन देखने को मिलता है, और यही प्रोटीन क्या करता है? इन्फेक्शन करता है। क्या करता है? इन्फेक्शन करता है। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि प्रोटीनेशियस प्रोटीनेशियस इन्फेक्शन पार्टिकल भी इसे कहते हैं, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शन पार्टिकल भी इसे कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज, इससे डिसीज कौन कौन सी होती है? इससे डिसीज कौन कौन सी होती है? खासकर प्रियन से जो डिसीज होती है, अगर इनके हम डिसीज की बात करें तो प्रियन से डिसीज जो होती है, एक होता है कुरू डिसीज। कुरू डिसीज देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कुरू डिसीज देखने को मिलता है। यह डिसीज कैसी होती है? यह हंसते हंसते क्या होता है? डेथ हो जाता है, लॉफिंग डेथ कहते हैं।
और ये किसकी वजह से होता है? सिर्फ और सिर्फ प्रियॉन की वजह से होता है। तो ये आपने वो दिमाग में रखना है। और इसी के साथ साथ एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, कुरू डिसीज़ के साथ साथ यह स्क्रैपी डिसीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछा गया है। क्या पूछा गया है? स्क्रैपी डिसीज इन सीप, स्क्रैपी डिसीज इन सीप। सीप में क्या होता है? स्क्रैपी नामक डिसीज देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये खास पॉइंट थी, इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है इंटरफेरॉन। क्या आता है? इंटरफेरॉन किसे कहते हैं? इंटरफेरॉन किसे कहते हैं, इसके बारे में आप बताइए। इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं? इंटरफेरॉन्स को भी आप बताना है। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट और बचा है, आज इसको कंप्लीट कर देंगे। इंटरफेरॉन की बात कर लेते हैं। इंटरफेरॉन के सबसे स्पेशल कैरेक्टर क्या है, आइए देखते हैं। इंटरफेरॉन से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, इंटरफेरॉन से भी क्वेश्चंस पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। इंटरफेरॉन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये ये इंटरफेरॉन्स, इंटरफेरेंस की अगर हम बात करें, प्रेजेंट, ये प्रिवेंट करता है वायरल मल्टीप्लिकेशन को। क्या करता है? वायरल के जो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है उसके लो करता है। क्या करता है? ब्रेक करता है। प्री प्रिवेंट करता है वायरल मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को। वायरल मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है, रोकने का काम करता है। क्या करता है? रोकने का काम करता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसके बारे में सबसे पहले डिस्कवर्ड कौन किया था? डिस्कवर्ड बाय, डिस्कवर्ड बाय, डिस्कवर्ड बाय, डिस्कवरी जो इसकी सबसे पहले जो डिस्कवरी की गई थी, एक साइंटिस्ट था जी.एम. फिनले। क्या नाम था इनका? जी.एम. फिनले। क्या नाम था? जी.एन. फिंडले, फिंडले एंड मैकुलम। दो नाम याद रखना है, एक फिंडले और दूसरा जो है मैकुलम, मैकुलम। इन्होंने 1937 में, 1937 में रिपोर्ट ए फिनोमिना, रिपोर्ट ए फिनोमिना, रिपोर्ट ए फिनोमिना become becomes resistant, resistant, resistant to super infection, infection by other virus।
ये क्या करता था, वायरस की मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को क्या करता था, रोक देता था। जब कोई वायरस इन्फेक्शन करता तो इन्होंने ये प्रैक्टिकल किया कि मैकुलम और फिनले ने, कि इन्होंने ये कहा कि ये क्या करता है, ये क्या करता है कि जो दूसरे वायरस के द्वारा जो इन्फेक्शंस होते हैं उस इन्फेक्शन को ये क्या करता है, पूरी तरीके से रोक देता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे और क्या पूछा जा सकता है। एलिक एंड एलिक एंड इसेक, एलिक एंड इसेक, एक साइंटिस्ट का नाम था एलेक्स एलिसिक एंड लिंडमैन। और क्या था, लिंडमैन। लिंडमैन ने क्या किया था, इन्होंने 1957 में टर्म इंटरफेरॉन का यूज किया था, इंटरफेरॉन का यूज किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए तो एलिक एंड लिंडमैन ने 1957 में एक टर्म दिया था जिसे क्या कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिएगा, इंटरफेरॉन, नोट कर लीजिएगा, इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन आर प्रोड्यूस्ड बाय सेल इन मैमल्स, मैमल्स में इन्होंने देखा था। और कहाँ देखा था, रोडेंट्स में देखा था। और कहाँ देखा था, बर्ड्स में देखा था। ठीक है, एटसेट्रा। एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा इंटरफेरॉन से रिलेटेड। टिंडल, एक साइंटिस्ट का नाम था, टिंडल ने आइसोलेटेड इंटरफेरॉन, टिंडल टिंडल isolated Tyndall isolated interferon from hen egg, hen egg से इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, इसको आइसोलेट किया था। और ध्यान रखिएगा एक पॉइंट और, इंटरफेरॉन नोट कर लीजिएगा, इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन और प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये कैसे मॉलिक्यूल हैं, प्रोटीन वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं। कैसे मॉलिक्यूल हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं। या इन्हें आप एक और नाम से जान सकते हैं, आर पॉलीपेप्टाइड ऑफ, पॉलीपेप्टाइड ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। इनकी जो मॉलिक्यूलर वेट है ये बहुत ही लो होती है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट ये है कि इनसे आखिर डिसीज़ कौन कौन सी होती है, डिसीज़ कौन कौन सी होती है, ये लास्ट टॉपिक चल रहा है इनका। जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावना थी उन सभी पॉइंट्स को मैंने आपको डिटेल में सब कुछ बता दिया है। ये भरोसा रखिए कि कोई भी आपको यहाँ पे पॉइंट छूटने वाला नहीं है। ठीक है, डिसीज़ क्या क्या होती है, उनकी डिसीज़ के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। सिम्टम्स ऑफ, इसके पहले ये देख लीजिएगा कि सिम्टम्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन क्या होते हैं। सिम्टम्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन का सिम्टम्स क्या है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आप भी जानते हैं कि मोज़ैक डिसीज़, मोज़ैक डिसीज़ होता क्या है। आप भी जानते हैं कि किसी भी लीफ के स्ट्रक्चर में ये आपको देखने को मिलता है, और ये कहीं कहीं छोटे छोटे स्पॉट्स दिखाई देते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स। ये जो
स्पॉट्स दिखाई देखने को मिलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मोज़ेक इन्फेक्शन कहा जाता है। क्या कहते हैं, मोज़ेक इन्फेक्शन कहते हैं। ये आपको याद रख लेना है। दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा, दूसरा पॉइंट आपको याद क्या करना है, येलोविंग। येलोविंग पीलापन हो जाता है। पीलापन क्या होगा, पीलापन होता क्या है कि जब कोई लीफ येलो कलर की होती है, कैसी होती है, येलो कलर की। जब कोई लीफ कैसी होती है, लीफ जो है येलो कलर की होती है और पीली पत्तियों में पीलापन पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, पीलापन पड़ जाता है। कैसे, ये जो आप देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर में, ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे येलो कलर का दिखने लगता है। क्या देखने को मिलता है, येलो तरीके के स्पॉट देखने को मिलते हैं और ऐसे प्रोसेस को येलोइंग कहा जाता है। अगला पॉइंट देख लीजिएगा, नोट करिएगा। अगला है क्लोरोसिस। क्या होता है, क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है, क्लोरो का मतलब क्या होता है, जहाँ पे क्लोरोफिल कम हो जाए। जहाँ पे क्लोरोफिल कम हो जाए, ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, क्लोरोसिस कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि या कि ये कह सकते हैं कि लॉस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की लॉस होती है यहाँ पे। क्लोरोफिल बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलता है। एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, ऐसे ही शॉर्टकट में नोट करते चलिएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगला है नेक्रोसिस। क्या है, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या होता है, नेक्रोसिस में एक्चुअली होता क्या है कि जो लीफ के अंदर जो टिश्यू होते हैं वो सारे टिश्यू क्या होते हैं, डेथ हो जाते हैं। डेथ ऑफ टिश्यू, जो टिश्यू पाए जाते हैं यह टिश्यू पूरी तरीके से क्या होते हैं, डेथ हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट देख लीजिएगा। अगला पॉइंट क्या है, वेन बैंडिंग। वेन बैंडिंग, आज ये चैप्टर पूरा कंप्लीट ही कर देंगे, 10-15 मिनट और लगेगा। ठीक है, वेन बेंडिंग में क्या होते हैं, जो वेन्स पाए जाते हैं लीफ के अंदर, क्या होता है आप भी जानते हैं, कोई भी लीफ के अंदर ये जो वेन्स पाए जाते हैं, ये जो वेन्स पाए जाते हैं, ये वेन क्या होते हैं, बैंड हो जाते हैं। यहीं पे बैंड हो जाता है, ये आपस में बंद हो जाता है। और बंद होने से क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक न्यूट्रिशन जो है पहुँच ही नहीं पाता है। यहाँ से यहाँ तक न्यूट्रिशन पहुँच नहीं पाता है। ये क्यों, क्योंकि वायरल का इन्फेक्शन हो जाता है, इसलिए। ठीक है, इसके बाद एक और नोट कर लीजिएगा, वेन वेन क्लियरिंग। वेन क्लियरिंग क्या होता है, वेन क्लियरिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्लोरोफिल, वेन क्लियरिंग का मतलब यहाँ पे ये जो कोने वाला जो हिस्सा है, ये जो किनारे वाला हिस्सा है लीफ का, यह लीफ का जो किनारे वाला हिस्सा है, यह क्या करता है, यहाँ पे क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्या डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आपका क्लोरोफिल। यह क्लोरोफिल क्या करता है, यह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और डिस्ट्रॉय होने के बाद सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या बनते हैं, वेन्स बनते हैं। क्या बनते हैं, सिर्फ वेन ही बचते हैं। ठीक है, तो ये बात रही किसकी, वायरल के द्वारा होने वाले जो इन्फेक्शंस हैं वो किस तरीके से किस रूप में दिखाई देते हैं, इन सभी पॉइंट्स को मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आइए कुछ डिसीज़ का नाम लिख लेते हैं। डिसीज़ प्लांट, डिसीज़ इन प्लांट। प्लांट में जो डिसीज़ हैं, जो बीमारियां हैं, कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, नोट करिएगा। सबसे पहले आपको ये नोट करना है, टीएमवी वायरस। क्या ये नोट करना है, टीएमवी वायरस किसे कहते हैं। दूसरा जो है लीफ कर्ल ऑफ पपाया। क्या कहते हैं, लीफ कर्ल ऑफ पपाया, पपाया। ठीक है, और क्या होता है, येलो वेन मोज़ेक हो जाता है। ये डिसीज सब वायरस की वजह से होती हैं और ये सब ऐसी डिसीज हैं जो सिर्फ प्लांट में होता है। ठीक है, येलो येलो वेन
येलो वेन मोज़ेक वायरस, ये डिसीज है, ठीक है। और कौन सी है? पोटैटो लीफ रोल, आलू की जो पत्तियां होती हैं वो रोल कर जाती है। पोटैटो, पोटैटो लीफ रोल, आलू की जो पत्तियां हैं वो क्या कर जाती हैं? रोल कर जाते हैं। और क्या होता है? और क्या होता है? और कौन कौन से डिसीज हैं उसको भी नोट कर लीजिएगा। वेन बैंडिंग तो मैंने ही बता ही दिया है, ठीक है। वेन बैंडिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और कौन कौन से है? ग्रॉसी सूट ऑफ शुगर क्वेन, ग्रेसी, ग्रेसी सूट ऑफ शुगर केन, शुगर केन में क्या होता है? जो उनकी लीफ होती है वो ग्रेसी हो जाती हैं, ठीक है। अगला है बंशी, बंची टॉप ऑफ बनाना, केले में ये बीमारी देखने को मिलती है। और ध्यान रखिएगा टोमेटो लीफ कर्ल एट्सेट्रा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो हुई प्लांट में। प्लांट में इतने सारे डिसीज देखने को मिलते हैं, ये कोई भी इसमें पूछा जा सकता है, कोई भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। हम खुद ही आपको उतना ही दे रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। ह्यूमन में कौन कौन से डिसीज होती हैं? ह्यूमन में, ह्यूमन में कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं देख लेते हैं। ह्यूमन में अगर जो डिसीज़ हैं, एक डिसीज़ है, ध्यान रखिएगा, नियोट्रॉफिक। क्या होता है? नियो निमेटोट्रॉफिक, नीमेटोट्रॉफिक, इसका मतलब क्या है? निपैटोट्रॉफिक एक ऐसी डिसीज़ है जो रिस्पायरेटरी ट्रैक में देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है? रिस्पायरेटरी, रिस्पायरेटरी ट्रैक में देखने को मिलती है। और ये होता किसकी वजह से है? इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से। और कौन सी वायरस? एडिनो वायरस की वजह से, एडिनो वायरस की वजह से। और कौन सी वजह से? राइनो वायरस की वजह से, राइनो वायरस की वजह से, ठीक है। और दूसरा, ये तो मान लीजिए पहला हो गया। इसके बाद आता है स्किन से संबंधित होने वाले रोग, जिसे हम कहते हैं डर्मोट्रॉफिक डिसीज। क्या कहते हैं? डर्मोट्रॉफिक डिसीज। जो स्किन संबंधित रोग होती हैं वायरस से, उनकी बात कर लेते हैं। इसमें आता कौन है? बहुत ही पॉपुलर है ये, वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस, या इसी को एक और नाम से जानते हैं, हर्ब्स जोस्टर वायरस, हर्ब्स, हर्ब्स जोस्टर वायरस, या इसी को और एक और नाम से जानते हैं, इसे वीजेड वायरस भी कहते हैं, या वीजेड वायरस भी इसे कहा जाता है, ठीक है। अब अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक वायरस है, यहाँ पे वेरियोला नहीं होगा, यहाँ पे वर्सीला वायरस है, वर्सीला है, ठीक है, वर्सीला वायरस है। ये थोड़ा सा गड़बड़ी थी, चलिए जल्दबाजी में। इसके बाद एक वायरस होता है स्मॉल पॉक्स वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस होता है। और इस स्मॉल पॉक्स वायरस को वेरियोला वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरियोला वायरस कहते हैं। और यह वायरस सबसे लार्जेस्ट वायरस होता है। कैसा होता है? लार्जेस्ट वायरस होता है ये, लार्जेस्ट वायरस होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक और इन्फेक्शन देख लीजिएगा, एक और इन्फेक्शन है मीजल्स, मीजल्स पूछा जाता है कि मीजल्स जो है किसकी वजह से इन्फेक्शन करता है, ठीक है। तो हाईली कम्युनिकेबल इन्फेक्शन इन, हाईली, हाईली कम्युनिकेबल
इन्फेक्शन इन चिल्ड्रेन, बच्चों में बहुत ही तेज़ी से इसका इन्फेक्शन फैलता है। ठीक है, और एक ध्यान रखिएगा, एक और वायरस है रूबियोला वायरस, रूबियोला वायरस। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट थे, और भी थोड़ी सी 2 4 6 पॉइंट और हैं, उसको भी नोट कर लीजिए, ताकि ये आज चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, और कंप्लीट होने के बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिए कि तीसरा जो है, तीसरे में आता है विसरोट्रॉफिक, विसरोट्रॉफिक डिसीज। यह डिसीज में आपका आता है रैबिस। कौन आता है? रैबिस। और रैबिस जो है कुत्ते के काटने की वजह से होती है, और कुत्ता जब काट लेता है तो हाइड्रोफोबिया हो जाता है, हाइड्रो हाइड्रोफोबिया हो जाता है। जिसको काट लेता है उसे फिर पानी से भय लगने लगता है। ठीक है, और इसमें वायरस की अगर हम बात करें तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। क्या मिलता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए देखने को मिलता है। इनकी अगर शेप की बात करें तो इनका जो शेप है बुलेट शेप होता है। कैसा होता है? बुलेट शेप होता है, बुलेट से, बुलेट के आकार का देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगला देख लीजिएगा। एड्स के बारे में तो आप जानते ही हैं, एड्स से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एड्स भी किसकी वजह से होता है? वायरस की ही वजह से होता है। ठीक है, फर्स्ट केस, एड्स का फर्स्ट केस जो है, फर्स्ट केस, इसका जो फर्स्ट केस है अटलांटा में देखा गया था। कहाँ देखा था? अटलांटा में देखने को मिला गया था। कब देखने को मिला था? 1981 में। यह सबसे पहले मंकी में देखने को मिला गया था, या इसे मंकी वायरस भी कहते हैं। मेंस की अगर हम बात करें, मेल्स में जो इनका इन्फेक्शन अभी तक देखा गया है 92.5%, और फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल में लगभग 6.5% देखने को मिलता है। वायरस फैलता कैसे है? यह वायरस फैलता कैसे है? ब्लड के द्वारा, या ट्रांसफ्यूजन ट्रांसफ्यूजन सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से, ये इनकी वजह से क्या होते हैं? फैलते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे और क्या बनता है कि एड्स को और किस किस नाम से जानते हैं? इसे ARV कहते हैं। क्या कहते हैं? ARV कहते हैं, या LAV भी कहा जाता है। इसे HTLV थर्ड भी कहते हैं, और इसे HIV भी कहा जाता है। ये 4 पॉइंट A, B, C और डी, ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। ARV की बात कर लेते हैं, तो ये एड्स एसोसिएटेड वायरस है। एड्स एसोसिएटेड वायरस है। ठीक है, एक चीज LV क्या होता है? LV क्या होता है? LAV, LV क्या होता है? लिम्फो एडेनोपैथी वायरस। लिम्फो, इसका कंप्लीट नाम लिम्फो एडेनोपैथी एसोसिएटेड वायरस। ठीक है, HTLV क्या होता है? यहाँ पे ह्यूमन T सेल लिम्फोट्रॉफिक। ठीक है, या इन्हें वायरस कहते हैं, या इन्हें एक और नाम से जानते हैं, HIV में सिंगल स्टैंडर्ड। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे HIV में सिंगल स्टैंडर्ड RNA देखने को मिलता है।
सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए देखने को मिलता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रख कर लेना है। और 2 पॉइंट और बता दें आपको, 2 पॉइंट और कि टी लिम्फोसाइट्स की वजह से क्या होता है, ध्यान रखिएगा, इनके 2 कैरेक्टर हैं। एक ये CD4 और CD8 दो फॉर्मेट में देखने को मिलता है। इन दोनों को किलर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? किलर सेल कहा जाता है। और क्या याद रखना है, ये एंटीवायरल सब्सटेंस होते हैं। कैसे सब्सटेंस हैं? एंटीवायरल सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, ये याद रखने का। और क्या होता है, और क्या याद होता है? येलो फीवर, इसे येलो फीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? येलो फीवर। और येलो फीवर जो फैलता है एडिस एजिप्टी के द्वारा, एडिस एजिप्टी के द्वारा फैलता है। ठीक है, और क्या होता है? डेंगू फीवर, डेंगू वाला फीवर। ठीक है, और क्या होता है? पोलियो वायरस। और क्या होता है? पोलियो वायरस। और क्या होता है? हेपेटाइटिस 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 ए। ये किसके द्वारा फैलता है? फूड वाटर कांटेक्ट की वजह से, फूड वाटर और कांटेक्ट की वजह से ये फैलता है। ठीक है, और क्या होता है? हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी। ध्यान रखिए, एक ए है, दूसरा बी है। यही दो किसकी वजह से फैलते हैं? ये वाला बॉडी फ्लूइड की वजह से। किसकी वजह से? बॉडी फ्लूइड की वजह से फैलता है। तो ये सारी चीज़ें आज हमने आपका वायरस का जो चैप्टर था ये मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं ताकि सब कुछ आसानी से क्लियर हो जाए। तो यहाँ से आज मैंने स्टार्ट किया था, बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में बताया, इनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, इनकी जेनेटिक मटेरियल क्या है, प्रिज्म लाइक टेल फाइबर जेनेटिक मटेरियल किससे बना होता है, इन सभी के बारे में हम बताते चले। फिर मल्टीप्लिकेशन की क्या प्रोसेस थी वो मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको ये बताया कि लाइसिस ऑफ बैक्टीरियोफेज की क्या स्टेजेस होती हैं वो मैंने आपको बताया। और फिर मैंने आपको ये बताया कि बैक्टीरियोफेज में क्या पाया जाता है और टीएमबी में क्या देखने को मिलता है। फिर हमने टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में डिस्कवरी बताई। और फिर आपको मैंने क्या बताया, फिर मैंने आपको बताया कि इनकी सिमेट्री कैसी होती है और जेनेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। और फिर मैंने आपको ये बताया कि इनके जेनेटिक मटेरियल्स कौन कौन सी चीज़ क्या देखने को मिलता है। रेशियो की बात कर लेते, रेशियो क्या होते हैं, और माइक्रोफेजेस मैंने आपको बताया। फिर वायरॉइड्स क्या बताया, फिर वायरॉइड्स के बाद वेरियॉन्स को मैंने बताया, फिर प्रियॉन्स के बारे में मैंने बताया। ठीक है, प्रियॉन्स के बारे में मैंने बताया। और फिर इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया। फिर इंटरफेरॉन की डिस्कवरी कौन कौन किया था, और सिम्टम्स ऑफ डिसीज़ वायरल इन्फेक्शन से क्या होते हैं। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को बताते हुए फिर मैंने आपको डिसीज़ इन प्लांट और डिसीज़ इन ह्यूमन बीइंग में कैसे होते हैं और कौन सी वायरस से क्या इन्फेक्शन होता है, वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। आप अगर जाके अपने नोट्स में देखेंगे तो ध्यान रखिएगा, नोट्स को रिवाइज करते रहिए, प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। बाकी हम आपके साथ हैं, हर चीज़ वो देते रहेंगे, कोई भी ऐसा पॉइंट छोड़ेंगे नहीं जो आपके लिए नुकसान पहुंचाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। और आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा था लेकिन ज़बरदस्त था, मैंने कंप्लीट करा दी। कैसा लगा ये क्लास ज़रूर बताइए। बाय बाय एंड टेक केयर।